क्वेश्चन आंसर की अद्भुत प्रश्न उत्तर श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है सभी प्यारे स्टूडेंट का। हम बात करेंगे आज बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल साइट पर 6 दिसंबर 2024 को जो यह मॉडल सेट जारी किया गया, उन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके हमने सॉल्व किए हैं और बाकी बच्चे का भी धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी, जो इंटर में आर्ट्स पेपर रखे हुए हैं उसके लिए हम बात करें। ज्योग्राफी पेपर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं 2025 की बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप हल कर ले रहे हैं, हम हल कर दिए रहे हैं, उसको अच्छी तरह से मतलब रिवाइज करके याद कर लेना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम में इसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है इस चैनल के नाम से, वहाँ से भी जाकर अभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रृंखला में, काफ़ी शानदार होने वाले हैं यह प्रश्न उत्तर। आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो उसकी भी बारे में चर्चा करेंगे हम एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ। तो चलिए इसे इसे हम क्या करेंगे, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। ये ज्योग्राफी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह करके हम सबने सारे वीडियो को में जो है इसी तरह करके एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चनों को। तो ज़रूर जाके देखें, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, हम उसका पूरा पूरा जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम है। मानव भूगोल का उपागम की बात करें हम, उसके अंतर्गत क्षेत्रीय विभिन्नता का भी अध्ययन करते हैं, स्थानिक संगठन का भी, जैसे सार्क, एससीओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनओ, इस तरह कर है, अन्वेषण एवं वर्णन, यानी कि सभी के सभी के हम उपागम करते हैं, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र के संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है। सैन्य भूगोल हमारा जितने भी सैन्य उन्य होते हैं टोटल, तो सारे के सारे क्या होता है, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, फ्रेबो संबंधित है। फ्रेबो की अगर हम बात करते हैं, ये इसका संबंध किससे था, तो संभववाद से था। फेबो ने संभववाद का सिद्धांत दिया था। वही बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक अफ्रीका में आ जाता है, होता है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका को क्या कहा जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट महाद्वीप है इसे, क्योंकि कम पढ़ा लिखा होने के कारण अफ्रीका को क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, सातों महाद्वीप में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं यहाँ पे यह इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना। और भारत से एकमात्र रेखा कर्क रेखा गुजरती है, ये ध्यान रखना है। और एशिया बात करते हैं, दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश है, महाद्वीप है। और क्या करते हैं, एशिया दुनिया का सबसे बात करते हैं जनसंख्या वाला महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाता है, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा उत्तरी अमेरिका आ जाता है, अमेरिका हम शॉर्ट में लिख देते हैं। और चौथा की बात करें तो दक्षिण अमेरिका आ जाता है, पाँचवा क्या होता है, अंटार्कटिका आ जाता है, छठा क्या होता है, यूरोप हो जाता है, और सातवां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, क्योंकि भारत की हम बात करते हैं, भारत की अगर हम मैप की बात करें तो इस तरह करके हमारा अपना भारत है, ये देख सकते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया की हम बात करें तो यहाँ से इस तरह करके जो जितने भी देश हैं यहाँ पे बसे हुए हैं, ये म्यांमार हो गया, म्यांमार से सटा हुआ है जितने, ये हुआ श्रीलंका हो गया, यहाँ पे भारत का पड़ोसी देश हो जाता है। और यहाँ पे जितने थाईलैंड, कम्बोडिया, ये सारे के सारे क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशिया कहलाते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, ये सारे के सारे दक्षिण पूर्व, यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे
महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है ना, तो इसलिए जलवायु हो जाएगा। ऐसे पूछता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, तो तब सभी हो जाता। लेकिन महत्वपूर्ण कारक पूछता है तो जलवायु। जलवायु यहाँ पे मनुष्य यानी कि कोई भी जीव जंतु वहाँ पे रहे, उसके अनुकाल अगर अनुकूल उसके जलवायु रहते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसको रहने रहन सहन और जनसंख्या प्रजनन हर चीज़ में उसको सुविधा होती है। तो अब बात करते हैं निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें किस देश की है, तो बात करते हैं लेटविया की है सर्वाधिक लिंगानुपात। और सबसे कम की बात करें यूएई का सबसे कम है लिंगानुपात, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित देशों में से प्रसन्नता को प्रगति मापा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस देशों को प्रसन्नता यानी कि खुशी के आधार पर जो है इसका प्रति व्यक्ति है मतलब मापन करते हैं, तो किस देश में, तो ऐसा भूटान देश है एकमात्र, यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि खुशी के आधार पर प्रसन्नता के आधार पर जो है उसकी देश की प्रगति मापा जाता है। अब बात करते हैं आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड की बात करें संबंध क्या है, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। क्या होगा, ऐसे करके हम बात पुरुष और लिंग महिला जनसंख्या, यहाँ पे हो जाता मेल, मेल हो गया, यहाँ पे फीमेल, इस तरह करके पिरामिड होता है या ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि उत्पाद की हम बात करते क्या हो जाता है, एकल कृषि किसको कहा जाता है? एकल कृषि की बात करते इसे रोपण कृषि को ही कहा जाता है एकल कृषि। रोपण कृषि आप सब अब पता चल गया एकल कृषि कैसे कैसे होता है, तो केला, रबर, चाय यानी कि सभी जो क्या है एकल कृषि यानी कि रोपण कृषि के उदाहरण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं किस में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो किसका संबंध है, तो बात करते हैं कृषि का भी, खेत का भी, वानिकी यानी कि वन से संबंधित जितने भी होता है कृषि वन, ये सारे के सारे खेत में होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में हम अगर बात करें तो क्या क्या आते हैं, वन हुआ, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, कोई भी पशुपालन हो तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे क्रियाकलाप के अंतर्गत का हम बात करें तो इसमें क्या होता है, उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो भी है ये सारी की सारी किस में आता है, द्वितीय क्रियाकलाप यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तीसरे क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आते हैं, तो तीसरे में आता है एलआईसी हुआ, बैंकिंग हुआ, परिवहन हुआ, यातायात के साधन जो भी परिवहन हुआ, ये सारे के सारे केस में तृतीय सेक्टर में आते हैं, ये ध्यान रखना। तृतीय सेक्टर को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर की बात करते हैं किस प्रकार कृषि की उपज है, रोपण कृषि है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि यानी कि ये कर्तन दहन कृषि है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो किसे कहा जाएंगे ये ध्यान रखने। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका हम बात करें कर्तन दहन आदिम निर्वाह यानी कि जनजातियों द्वारा किया जाता है आदिम निर्वाह कृषि, जिसको कहते हैं काटो जलाओ, उसी को कहते हैं क्या होता है कर्तन दहन कृषि। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, यानी कि व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती है, तो कहाँ पे हम बात करते हैं नहीं की जा सकती है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि बी, अमेजन बेसिन में जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है जंगलों से भरा हुआ है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में जितने वन होगा उस सब मिला के अकेले वहाँ पे जो है वन जो है यहाँ पे पाया जाता है। अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है, जीव जंतु और वर्षा सभी मात्रा में यानी कि जैव विविधता यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या हो जाता है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, बाकी सब क्षेत्रों में प्रेरित पंपास और स्टेपी क्षेत्रों में की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है बी, यानी कि अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है सबसे अधिक मात्रा में। वही बात करते हैं ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को फेजेंटा कहा जाता है। और मिल्पा ये कृषि का प्रकार है, झूम भी है, लदाऊं भी है। झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि का एक नाम है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जनजातियों द्वारा जंगलों की कटाई करके 2 साल के लिए अस्थायी रूप से किया जाता है और फिर वह जगह को बदल देते हैं। इस तरह इसका हम बता दिए, एक एक्सप्लेन क्वेश्चन हो गया आंसर उसका, जूमिंग कृषि का स्थानांतरण, ये ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछे गए जूमिंग कृषि है क्या। अब वही बात करते हैं गीत में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है, तो रोपण कृषि का उत्पाद की बात करें तो कौन नहीं है, डी है, बाकी सभी के सभी ये सब रोपण कृषि का ही उत्पाद है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा अत्यधिक खनिज पर आधारित है,
तो कौन सा अधात्विक खनिज पर, अधात्विक खनिज की बात करें तो कौन आधारित है, तो आप सभी को पता ही है, ये सीमेंट उद्योग जो है अधात्विक, जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। इसमें धातु के गुण है, इसमें भी धातु गुण है, लेकिन सीमेंट उद्योग में धातु गुण नहीं है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बर्मिंघम कहाँ है, तो बर्मिंघम की बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो ग्रेट ब्रिटेन में है, जो कि क्रिकेट के लिए काफ़ी फेमस है। बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं। ब्रिटेन को यूके, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन इंग्लैंड कहा जाता है। नहीं, 2-3 नाम इसका है, जैसे भारत का कई नाम है। उसी तरह हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। औद्योगिक अवस्थापना की प्रमुख कारण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। पूंजी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बाजार चाहिए, सभी की सभी जरूरियत होती है औद्योगिक अवस्थापना के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट की, अब है उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, तो हम बात करते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है। पंचम क्रिया, ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पंचम क्रियाओं से संबंधित किसे कहा जाता है, तो बात करते हैं परामर्शदाता को कहा जाता है। डी सही आंसर हो जाएगा। खेत में से कौन पेशागत कॉलर का रंग है। पेशागत कॉलर का रंग की बात करें तो पेशा मतलब क्या हो, किसी का पेशा होता है करना, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, इस तरह करके पेशा करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसका क्या होना वाला, इसका क्या होता है, काला रंग जो है कोई पेशागत कॉलर का रंग नहीं होता है, क्योंकि काला जो देखते हैं कि वकील को काला कोट पहनते हैं, वकील का ये ड्रेस होता है, एक तरह से समझते हैं इसको कोई पेशागत कलर के अंतर्गत नहीं रखा गया। और बाकी की बात करें सभी के सभी जो लाल रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग, सभी जो पेशागत कॉलर के एक रंग के प्रकार हैं, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, खेत में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग की हम बात करें तो कौन सा होगा, तो कौन सा उद्योग है ना, जूट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग है, बाकी कोई जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है। तो मीटर गेज लाइन की चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगा, तो मीटर गेज की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मीटर गेज की लंबाई क्या होता है, 1 मीटर होता है, ये ध्यान रखना। रेलवे में 3 प्रकार के लाइनें होते हैं, मीटर गेज, नैरो गेज और क्या होता है, ब्रॉड गेज। एक होता है मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की लंबाई की बात करें तो कितना होता है, तो ब्रॉड गेज, रेलवे में 3 प्रकार के लाइन होते हैं, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की लंबाई की बात करते 1.676 मीटर होता है, ये हो गया। मीटर गेज का तो 1 मीटर होता है। अब बात करते हैं नैरो गेज की, तो नैरो गेज की लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका लंबाई बात करें तो 0.610 मीटर होता है, ये याद रखना, इतना होता है। तीनों लाइन हमने बता दी, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे आपको बता देने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच की बात करें तो यह किससे संबंधित है, तो बात करते हैं पाइपलाइन से। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेल मार्ग के बारे में पता ही है, और जल मार्ग के बारे में पानी में चलते वायु मार्ग के बारे में भी पता है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो विश्व के समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार का विस्तृत पलन, यानी कि विस्तृत पलन है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ट्रांस महाद्वीपीय अष्टूट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय अष्टूट महामार्ग किसको किसको जोड़ता है, तो हम बात करते हैं यह डार्विन से को मेलबर्न से जोड़ता है, 20 का सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एयर इंडिया संबंधित है। तो एयर इंडिया की बात करते हैं, इसका संबंध किससे है, तो बात करते हैं वायु मार्ग से, यानी कि वायु में उड़ते हैं। एयर 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 लग गया, एयर मतलब होता है हवा, हवा मतलब क्या होता है, वायु मार्ग, ये ध्यान रखने हैं। व्यापार संगठन यानी कि WTO का स्थापना की बात करते कब हुआ, 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ये याद रखना है, व्यापार संगठन का स्थापना। अब बात करते हैं इसका फुल फॉर्म की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है विश्व व्यापार संगठन का फुल फॉर्म। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या है, ओपेक। ओपेक क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ओपेक 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 की स्थापना की बात करें तो कहाँ 1960 में हुआ था, ध्यान रखना है।
तो इसका पूछ रहा है कि ओपेक का स्थापना की बात करें तो 1960 में हुआ था। अब पूछ रहा है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका फुल फॉर्म हम लिख दिए, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पे है, तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है, ये ध्यान रखना है। इसका काम है तेल का निर्यात करना, खरीद बिक्री तेल का यानी कि निर्यात करना। ये सारे देश जो होता है ओपेक से, जितने भी सदस्य देश है ओपेक का, सारे क्या कहता है, पेट्रोलियम निर्यात कंट्री है, ये ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत सदस्य है, तो भारत सदस्य है किसका, तो भारत का सदस्य की बात करते हैं, साप्टा का सदस्य है। इसका स्थापना 2006 में हुआ था साप्टा का, ये ध्यान रखने हैं। आसियान का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन इसका 1999 से आसियान से संबंध बनाए रखे हैं, यानी कि अच्छा संबंध है भारत का आसियान से। ओपेक के बारे में बात कर ही चुके हैं, पेट्रोल निर्यातक कंट्री है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार की बात करें तो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और देश के अंदर जो व्यापार किया जाता है वो अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। अब बात करते हैं सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। सड़क के सहारे की बात करते हैं किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो हम इसका बात कर लेते हैं। तो सड़क के किनारे जो है ये रेखीय प्रकार की बस्ती मिलती है। और बात कर लेते हैं और भी हम, जैसे कि साप्टा के बारे में बोले तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 2006 में हम बोले तो होगी, ठीक है 2006 ठीक है। लेकिन इसमें 8 सदस्य देश है, और इसका मुख्यालय साप्टा में अब कुल 8 सदस्य देश हैं, ये भी ध्यान रखना है। और साप्टा की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है, साप्टा की मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सन सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था। सन नगर शब्द का प्रयोग की बात करते हैं, यह किसने किया था, तो पैट्रिक गिडिज ने। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, तो मिलियन सिटी की जनसंख्या की बात करें तो ये 10 लाख से अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। भारत में मिलियन सिटी कितने हैं, तो ये बताने हैं कमेंट करके, भारत में वर्तमान में अभी कितने मिलियन सिटी है। ऐसे तो हम बता देंगे कि एक दिल्ली हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, और कोलकाता हो जाएगा, और चेन्नई भी है। इसके अलावा और कितने हैं यह भी कमेंट करके आपको बताने हैं। वही बात करते हैं किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम की बात करें तो कौन सा है, चीनी तिब्बत है। और वही बात करते हैं कि सबसे कम भाषाई परिवार चीनी तिब्बत है, लेकिन सबसे अधिक भाषाई परिवार कौन सा है, भारत यूरोपीय जो है सर्वाधिक भाषाई परिवार के यहाँ पे लोग रहते हैं। 70 से 73% जो है भाषाएँ, ये भाषाई परिवार के लोग रहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो किस अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के 17 वर्ग किलोमीटर है, 17 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना, 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो सर्वाधिक जनसंख्या अपना बिहार का है, ये ध्यान रखना, बिहार है, ये ध्यान रखना है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या 1106 है जनसंख्या घनत्व, ये ध्यान रखना है। और वैसे पूछे तो राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, तो ऐसे पूछे तो दिल्ली का हो जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, लेकिन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, ये ध्यान रखना। अब बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखने। वही बात करें भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष जबकि जनसंख्या विस्फोट हुआ था, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था 1921 में हुआ था, महान विभाजन वर्ष है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल में होता है, ये ध्यान रखना है। पहली बार जनगणना भारत में क्या हुआ था, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और नियमित जनगणना यानी कि दशकीय जनगणना वैज्ञानिक आधार पर प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित राज्यों में से 0 से 6 आयु वर्ग के, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम है, तो 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम कौन सा राज्य है, तो बताने हैं आपको कमेंट करके, यहाँ पे कमेंट करना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, हरियाणा है। और 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो हो जाएगा क्या, हरियाणा, ये ध्यान रखना।
हरियाणा की बात करें तो महिलाओं की संख्या में यानी कि महिलाओं की संख्या में हरियाणा सबसे पीछे है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या किसमें है? तो केरल में सर्वाधिक महिलाओं की संख्या है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक की बात करें महाराष्ट्र, हम पहले भी बता चुके हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मानव विकास सूचकांक में भारत मुख्यतः में राज्यों में से किस कोटि उच्चतम है? यानी कि मानव विकास सूचकांक के में भारत के मुख्यतः राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? किसकी कोटि उच्चतम है मानव विकास में? तो केरल जो है सबसे आगे होता है मानव विकास में है। अपना बिहार जो है मानव विकास में क्या है? पीछे है, ये भी ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की सिंगरेनी है। सिंगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कौन सा नगर कहलाता है? कैसा नगर है सिंगरेनी, ये बताना है आपको। सिंगरेनी एक खनन नगर कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिंगरेनी की बात करें कहाँ पे पाया जाता है? सिंगरेनी क्षेत्र की बात करते हैं, यह तेलंगाना में पाया जाता है। तेलंगाना में है सिंगरेनी क्षेत्र, जो कि कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो बुंदेलखंड में बात करते हैं किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, ए 20 का सेंसर जगह। वही बात करते हैं गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद उदाहरण की बात करें तो किसका उदाहरण है? तो आधुनिक नगर है, प्राचीन नगर है, तो ये हो जाएगा आधुनिक नगर का उदाहरण है। गाजियाबाद के क्षेत्र में क्या आता है? नोएडा। क्या आता है? नोएडा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन सा है? मेगालोपोलिस की बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये ध्यान रखने। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हित में से कौन भूभाग संवर्ग नहीं है? तो कौन भूभाग संवर्ग नहीं है? तो हम बात करते हैं किसका, कौन सा नहीं है? सीमांत भूमि कृषि नहीं है, ये ध्यान रखने। वही बात करते हैं हित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या की बात करते हैं कौन सा है? इनमें से सभी है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा क्षेत्र है। अगर वही बात कर लेते हैं जूट उत्पादन में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? सर्वाधिक जूट उत्पादन की हम बात करें तो कहाँ पे? सबसे अधिक बंगाल हो जाता है, उसके बाद बिहार हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। यानी कि इन तीनों राज्य में जूट का उत्पादन सर्वाधिक हो जाता है, ये ध्यान रखना है। बंगाल, बिहार, असम, ये सारे के सारे जो है गंगा डेल्टा क्षेत्र प्रदेश में ही आते हैं, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करते हैं हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध आपको पता ही है, दूध उत्पादन से है। और सफ़ेद क्रांति का श्वेत क्रांति का दूध यानी कि नहीं, हरित सब सफ़ेद क्रांति हो जाएगा दूध उत्पादन से, ठीक है। यानी कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, और हरित क्रांति का संबंध की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1966 67 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो थे प्रधानमंत्री थे, उसी ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था, जिसमें कि गेहूं और धान की फसलों पर अधिक प्रभाव पड़ा था, ये भी ध्यान रखना है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से होता है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। इस तरह की कई सारी क्रांति है, आपको ध्यान में रखने हैं, कोई भी क्रांति पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? पायकारा जल विद्युत परियोजना की हम बात करें ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो कहाँ पे है? तो सही आंसर हम बात कर लेते हैं, यह जो है तमिलनाडु में है। ये पैकारा जल विद्युत परियोजना पूछ लिया है, कभी पूछ लेता है कि परमाणु केंद्र पूछना है, भारत के परमाणु केंद्र किन किन शहरों में है? तो हम बता दें पैकारा तो तमिलनाडु में है, और इसका परमाणु केंद्र की हम बात करें तो और भी है, कलपक्का में परमाणु केंद्र है। कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना है, कलपक्कम तमिलनाडु में। उस तरह हम बोल देते हैं क्या क्या है, कैगा हो जाता है, कैगा कौसे कैगा कौसे कर्नाटक। तारापुर क्या होता है? तारापुर कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना है। मैच महाराष्ट्र हो जाता है, ये कर्नाटक हो जाता है।
अब वही बात करते हैं काकरपारा ताप्ती नदी गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में। इस तरह करके 5-6 परमाणु केंद्र का नाम याद रखना है। पूछ सकते हैं एग्जाम में, निश्चित ही पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ये माही नदी हो जाएगा। ध्यान रखना है। वही बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा बेसिन है। सबसे छोटा बेसिन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तापी नदी बेसिन जो है सबसे छोटा है। वही बात करते हैं भारत के प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित होगा। यहाँ पे आ गया, हम पहले चर्चा किए, यहाँ पे आगे भी गया। तो हम बात करें तो तारापुर हुआ था। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था। कब, 1969 में। अब बात कर लेते हैं कि अगला के नरोरा की बात करें। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु में, केगा कर्नाटक में है। और क्या है, केगा कर्नाटक में है। काकरपारा ताप्ती नदी गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु में। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। रावत भाटा राजस्थान में, रौसे रावत भाटा रौसे राजस्थान में भी, ये भी है रावत भाटा राजस्थान में। अब बात करते हैं नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। नोवा मुंडी अयस्क क्षेत्र की बात करते हैं झारखंड में, और झारखंड राज्य में, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात करते हैं किस राज्य में कौन, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना कोयला की बात करें तो यह प्रसिद्ध है झारखंड, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में राज्यों में से किसे प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो हम बात करते हैं असम में तेल क्षेत्र स्थित है। और कहाँ पे है, बिहार के बरौनी में भी है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के हम बात करें तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, हम 3 राज्यों के नाम बता रहे हैं, उसको नोट कर लेना है। असम में क्या है, असम में डिगबोई है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई, ये याद रखना है। डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। असम का खूब पूछे जाता है। अगर पहला पूछे भारत का पहला प्रमुख तेल यानी कि खनिज तेल उत्पादन कौन सा है, असम का डिगबोई है। और दूसरा बात करें कहाँ पे है, दूसरा अगर बात करें अंकलेश्वर गुजरात में है। अंकलेश्वर ऐसे याद रखना है। अंकलेश्वर कहाँ पे है, ये गुजरात में हो जाता है। अब वही बात करते हैं कहाँ पे, मुंबई हाई। मुंबई हाई की बात करें, ये तो महाराष्ट्र में। मुंबई हाई क्या है, महाराष्ट्र में, याद रखना। सबसे अधिक बात करते हैं, सबसे अधिक तेल उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं, कौन सा है। मुंबई हाई है। अंकलेश्वर गुजरात में सर्वाधिक होता है, ये क्षमता वाला, सर्वाधिक क्षमता वाला, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पंचपटमाली किस खनिज से संबंधित है। पंचपटमाली की बात करते हैं, यह किस खनिज से संबंधित है, तो यह बात करते हैं उड़ीसा के बॉक्साइट से संबंधित है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करें मुख्यतः राज्यों में से किस में केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। देखिए कितना बार पूछा गया। केगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और तारापुर महाराष्ट्र में। गुजरात में क्या है, काकरपारा ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला की बात करें तो यह हम बात करते हैं बेलाडीला की, तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम बात करते हैं बेलाडीला की, तो इसका हम बात करते हैं यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है बेलाडीला लौह अयस्क केंद्र, ये ध्यान रखना छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हुगली उद्योग प्रदेश का विस्तार है। तो हुगली उद्योग प्रदेश का विस्तार की बात करें तो कहाँ तक है हुगली का, ये ध्यान रखना है। तो इसका हम बात करते हैं तो यह पर कहाँ पे विस्तार है, बांसबेड़िया से बिरला नगर तक है विस्तार, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राउरकेला की बात करें तो यह किस राज्य में है, तो बात करते हैं उड़ीसा में है राउरकेला। पश्चिमी जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हथकरघा उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग की बात करें तो कैसा उद्योग है, तो यह हम बात करेंगे। यह इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह छोटे आकार के उद्योग होते हैं, ये ध्यान रखना, छोटे आकार के उद्योग होते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें भरमौर जनजाति क्षेत्र में पाई जाती है। भरमौर जनजाति की बात करते हैं किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह बात करते हैं गद्दी क्षेत्र से संबंधित है भरमौर जनजाति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, नीरू मीरू संबंधित है। नीरू मीरू की बात करते हैं इसका संबंध किससे है, तो
जल संभर प्रबंधन से नीरू की बात करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अम्ल वर्षा का क्या कारण है। अम्ल वर्षा की बात करें तो इसका कारण होता है जल प्रदूषण के कारण जो अम्ल वर्षा होते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करती है, किसको जोड़ता है, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको कहा जाता है। जैसे कि हम भारत का मैप लिए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, ये हो जाता है पश्चिम, ये हो जाता है पूर्व। यहाँ से यहाँ तक यानी कि समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे गुजरात हो जाता है सबसे पश्चिम में, गुजरात राज्य है। और यहाँ पे कितना है, सबसे पश्चिम में हम बात करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश यानी कि असम भी आता है, यानी कि 7 सिस्टर कहलाता है ये राज्य। यहाँ पे 7 राज्य है पूर्व में, तो इसे पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाएगा। और उत्तर उत्तर दक्षिण में जो रहेगा तो उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाता है। इस तरह के रहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं मैंगलोर पतन कहाँ है। तो मैंगलोर पतन की हम बात करते हैं, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था। भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम की बात करें तो यह प्रसारित हुआ था कब, तो यह प्रसारित हुआ था 1927 में। 1911 की बात करते हैं, पहली बार भारत में जो है क्या शुरू हुआ था, हवाई मार्ग की शुरुआत हुआ था, यानी कि हम बात करें तो वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में पहली बार हुआ था। अब वही बात कर लेते हैं कि रेडियो की, रेडियो में अगर हम बात करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना यानी कि एयर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। 1936 में, ये ध्यान रखना है, 1936 में हुआ था। और जिसका कि मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में तो बनाया गया था मुख्यालय, ये भी ध्यान है, मुख्यालय दिल्ली में है। इसी का नाम बदलकर, एयर इंडिया का नाम बदलकर 1957 में क्या कर दिया था, आकाशवाणी कर दिया था, ये ध्यान रखना है। तब से ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कहला रहा है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, पर्वतीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसको क्या करना है, तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसका आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर की हम बात करें, सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रश्न, 2 अंक के जो भी प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे हम प्रश्न दिखा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का हम अब एनालिसिस करेंगे A to Z, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में और इजी तरीके से आपको बताने का प्रयास करें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चनों का हम चर्चा करेंगे, देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम कई बार बताए हैं कि एक वो मैप से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न देख सकते हैं। हम इसका भी चर्चा करेंगे, A to Z कैसे बनाना, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न की। अब हम बात करते हैं आज का पहला सवाल, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये लिख प्रश्न है, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। यह लोगों उनके रहने के स्थान, उनके जीवन के तरीके और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में उनके आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, ये ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक निम्नलिखित है, पहला प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक वृद्धि, दूसरा सूर्य प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, यानी ये 4-5 लिख दिए हैं, 2 ही पूछ रहा है, 2-3 लिख देना है, काफ़ी हो जाता है यही। अब बात करते हैं लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंगानुपात की बात करते हैं, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। या ये आंसर नहीं होता, ये लिख सकते हैं, किसी जगह की कुल आबादी में मौजूद पुरुष और महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। या ये नहीं होता, तो ये भी लिख सकते हैं, प्रति 1000 पुरुष की आबादी पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जो आपको 3 में से अच्छा लगे वो आपको लिख देना है। वही बात करते हैं मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI होता है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स होता है इसका फुल फॉर्म, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ज्ञान की पहुंच और आय जीवन स्तर के संकेतों को शामिल किया जाता है। ये याद रखना है, क्योंकि इसके 3 आधार होते हैं जीवन मानव विकास सूचकांक के, क्या क्या होते हैं, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, तीनों होता है इसका, 3 स्तर पे मापा जाता है। या वो नहीं लिखना है तो इसका दूसरा आंसर हम बताते हैं, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित एक उपकरण है, जिसका उद्देश्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को मापना और रैंकिंग देना,
इसकी शुरुआत 1990 में हुआ था, ये ध्यान रखना। ये भी लिख सकते हैं इसके बदले में, या तो अगला क्वेश्चन हम बात करें तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखाएं। तो 4 फसल यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 फसल गेहूँ, मक्का, जौ, राई, ये लिख देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। ये तो हम पहले भी ऑब्जेक्टिव में भी बता चुके थे, ये पूछे गए हैं। तो लिखना, उच्चतर स्तर के निर्णय लेने पर तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाओं को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग जो समांतर चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है, वे में जुड़ी होती हैं, में सूक्ष्म अंतर होता है। उसमें क्या होता है, सूक्ष्म अंतर होते हैं। और पंचम क्रियाकलापों कलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन वर्तमान विचारों की रचना, उनमें पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय विस्तृत सेक्टर का एक और उप विभाग होते हैं। यानी कि इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, जो है इसमें से 5 लाइन जहाँ तक हो अच्छा अपने मन से शॉर्ट के लिख देने हैं, बात हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्वेज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर हम बात करें तो स्वेज नहर लिखना है, बस इतना ही। स्वेज नहर मिस्र के पोर्ट सईद और स्वेज शहर को जोड़ती है, बस इतना ही बताना है। अगर और आगे लिखना है तो लिख देना है, स्वेज नहर मिस्र को काटकर, स्वेज नहर मिस्र देश को काटकर बनाया गया है। यह मानव निर्मित दुनिया के सबसे व्यस्तम नहरों में से एक है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों महाद्वीप से सीमा बनाती है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है व्यापार से जुड़े नियमों को सुनिश्चित करना, ताकि सदस्य देशों के बीच सुचारू पूर्वानुमान और आज़ाद रूप से हो सके। इसका गठन जो है 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ये आपको लिख देना है। अब बात करते हैं ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख करें। तो हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवासों में सामान्यतः एकांकीय अधिवास, कृषक, पूरब और गांव आदि आते हैं। गांव का जनसंख्या कुछ ही घरों से लेकर 5,000 अथवा कभी भी इससे भी अधिक होती है। 5,000 जनसंख्या होती है या इससे अधिक भी होती है। पूरे गांव से, यानी कि पूर्वे गांव से छोटे होते हैं और गांव की अपेक्षा कम सघन होते हैं। इनमें मकान तो होते हैं किंतु प्रायः क्या होता है, मकान तो होते हैं किंतु प्रायः बिखरे होते हैं। ये ध्यान कई, एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ है, कि घर ऐसे करके बिखरे पड़े हुए होते हैं। वही बात है, कायिक घनत्व क्या है। कायिक घनत्व की बात करते हैं, किसी देश की कुल जनसंख्या को उसके निवल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो मान निकलता है उसे कायिक घनत्व कहते हैं, याद रखना है। वही बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख व्यवसाय संवर्ग क्या है। तो इसका 12 नंबर का आंसर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 4.6% कृषक और कृषि मजदूर है। अतः कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र अंतर स्पष्ट कीजिए। निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है। सकल बोया गया क्षेत्र यह कुल बोया गया क्षेत्र है। इसमें एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार जितनी बार उस पर फसल उगाई जाती है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखना है। भारत के 4 मध्यकालीन नगर हम लिख दिए, उससे ज़्यादा ही आपको 4 कोई शहर इनमें से लिख देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य की बात करें, सीरियल वाइज में उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई 4 राज्य का नाम लिख देना है। अब वहीं यहाँ तो लिखना है, ये बात में लौह उत्पादन करने वाले 4 प्रमुख राज्य निम्नलिखित है, इसका नाम लिख देना है, बस हो गया। अब बात करते हैं भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कलपक्कम का तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरपारा गुजरात में, केगा कर्नाटक में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो BBI कर सकते हैं। इसमें आपको 2-3 जगह पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव में 2 जगह और यहाँ पे भी पूछ लें, यानी 4-5 नंबर आपको यहाँ से दिला चुके हैं, ये ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं। बात करते हैं परिवहन के 3 प्रमुख कारकों के नाम बताएं।
परिवहन के 3 प्रमुख कारक है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये ध्यान रखना है। वही बात करें भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखे, तो खरीफ फसल कौन कौन से हैं? चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली है, ये ध्यान रखना है। वही बात करें भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पर पतन है, पतन मतलब क्या होता है? बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख 4 पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 4 प्रमुख पतन: मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ये हो गया। अब पूछे तो पश्चिमी तट पर हो गया, पूर्वी तट पर पूछे तो कौन कौन से? पूर्वी तट पर भी हम बता देते हैं। अगर पश्चिमी तट के अलावा पूर्वी तट पूछ ले तो भविष्य के लिए, आने वाले प्रश्न के लिए हम इसका भी चर्चा कर लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर 7 प्रमुख बंदरगाह स्थित है। 7 नहीं 4 पूछे, 3-4 पूछ सकता है, हम सातों बताते हैं। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, एन्नोर तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया कोलकाता में, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में, और हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2 बंदरगाह हल्दिया और कोलकाता, तथा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में है, ये हम बता दिए। अब बात करते हैं, इसको मैप से हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? भारत में कुल जो है 13 जो है, यानी कि बड़े बंदरगाह, ये ध्यान रखना है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं। भारत की कुल बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी तट हो जाता है, ये भारत का जो क्या है, ये पश्चिमी तट भारत के हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ये बंदरगाह भारत के यहाँ तक ये हो जाता है पूर्वी तट, इधर का पूर्वी तट हो गया और इधर का पश्चिमी तट हो गया, ये ध्यान रखना है। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह? यहाँ पे देखें कंडला, यहाँ पे गुजरात में है, यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई और नन्हा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई और नन्हा सेवा, जिसको नन्हा सेवा को जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। मर्म गोवा बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है। और कोचीन कहाँ है? कोचीन केरल में है, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं पूर्वी तट का। पूर्वी तट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूर्वी तट का बंदरगाह कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक पूर्वी तट का टोटल बंदरगाह है। पूर्वी तट पर क्या है? चिदम्बरम तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चेन्नई और एन्नोर कहाँ पे है? ये भी क्या है? चेन्नई और एन्नोर जो है बंदरगाह जो है, तो क्या है ये भी क्या हो जाता है? एन्नोर तमिलनाडु में हो जाता है। विशाखापट्टनम क्या होता है? आंध्र प्रदेश में हो जाता है। पारादीप उड़ीसा में हो जाता है। हल्दिया बंगाल में, और कोलकाता बंदरगाह भी बंगाल में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सारे बंदरगाह, ये ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सबसे बंदरगाह के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। सर्वाधिक व्यापारिक बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नन्हा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, इसका भी चर्चा कर चुके हैं। वही बात, सबसे ज़्यादा सामानों की आपूर्ति वाला बंदरगाह आयात निर्यात के मामले में कंडला हो जाता है। पारादीप से जापान, झारखंड व उड़ीसा का लोहयस्क निर्यात होता है, ये भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नोर है। देश का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है। सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोच्चि है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मुक्त आकाश नीति क्या है? ओपन स्काई समझौता द्विपक्षीय समझौता है जिन पर दोनों देशों अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और कार्गो सेवाएं की पेशकश करने के लिए एयरलाइंसों को अधिकार प्रदान करने के लिए बातचीत करते हैं, ये ध्यान रखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाता है 20 नंबर, देख सकते हैं। रोपण कृषि विशेषता, रोपण कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। ये सारे 5 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें जो है पॉइंट वाइज लिखना है। फिर सस्ते श्रमिक यातायात के विकास साधन के कारण बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार कृषि का अधिकतर भाग निर्यात कर दिया जाता है, कि निर्यात पर कर दिया जाता है। कृषि यह प्रणाली होता है, कृषि की यह प्रणाली लाभ के उद्देश्य से विकसित की जाती है। वही बात करते हैं, इस कृषि की शुरुआत औपनिवेशिक काल से भी थी, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करें, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंधों को बताता है। इस सिद्धांत के मुताबिक किसी देश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर बदलती है। यह बदलाव यह यह बदलाव चरणों में होता है, जिन्हें जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक किसी देश की जनसंख्या वृद्धि कम होती जाती है जैसे जैसे उसका आर्थिक विकास होता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि दर कम होती जाती है। अब जननांकीय संक्रमण की बातें निम्न प्रकार है। इस सिद्धांत के मुताबिक समाज ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित अवस्था उन्नीत करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर समाज बनता है।
ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, इस सिद्धांत का इस्तेमाल किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, जनगणना सिद्धांत के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि का प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। मतलब इस तरह जैसे जैसे हम पॉइंट करके अंडरलाइन करके लिखें उस तरह जवाब देना है। 5 नंबर का है, तो ये ध्यान रखना है। सॉरी, सर्दी का मौसम है, गला में खराश हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि 4 चरण में होते हैं, उच्च स्थिर चरण, प्रारंभिक विस्तार चरण, विलंबित विस्तार चरण और निम्न स्थिर चरण। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व की विवेचना करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात करते हैं। मार्ग का महत्व इस प्रकार है, क्या लिखना है, यह दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। दूसरा लिखना है, पॉइंट में ही लिख देना है, इस मार्ग से होने वाले व्यापार दुनिया के बाकी सभी मार्गों के संयोजन से ज़्यादा है। तो अब तीसरा लिखना है, दुनिया के व्यापारिक जहाज के भार का करीब 1/4 हिस्सा इसी मार्ग पर चलता है। और चौथा लिखना, यह मार्ग यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ता है। यह मार्ग से होने वाला व्यापार दुनिया के कुल व्यापार से ज़्यादा है। अब बात करते हैं छठा लिखना, इस मार्ग से होने वाले व्यापार में मात्रा और माल की विविधता सबसे ज़्यादा होती है। इस मार्ग से होने वाले व्यापार में निर्मित वस्तुओं की बड़ी मात्रा होती है, जैसे कि वस्त्र, रसायन, मशीनरी, उर्वरक, इस्पात, शराब वगैरह आदि सब ये होते हैं। अब बात करें भारतीय कृषि की समस्या का विवेचना करना है, 24 नंबर है, ये ध्यान रखना है। अब इसका आंसर की बात करें, भारतीय कृषि की निम्नलिखित समस्याएं हैं। सिंचाई के लिए पानी की कमी, भारत के में जिस तरह की फसलें बोई जाती हैं उनके लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन खरीफ फसल में अनियमित बारिश की समस्या हो या फसलों के लिए पानी की कमी की समस्या हो, किसानों को हर वक्त पानी की कमी को सहना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, तो छोटी छोटी और बिखरी हुई भूमि आज भी भारतीय कृषि की समस्या है। किसानों के बड़े हिस्से के पास सबसे कम जमीन है। भारत में लघु और सीमांत किसान 86% है, लेकिन उनके अधिकतर 50% से भी कम भूमि है। भूमि के असमान वितरण और छोटे किसानों की अधिक संख्या एक ऐसी समस्या है जिसका जवाब ढूंढना बहुत कठिन है। हाँ, पर अगर किसान एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से बड़ी भूमि पर वैज्ञानिक तरह से खेती करें तो इसका भी समाधान हो सकता है। यानी कि दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कृषि के प्रति नई पीढ़ी की रुचि अभाव है। पॉइंट दे देकर लिखना है, इसी करके पॉइंट सब में पॉइंट है। कृषि के नई पीढ़ी का अभाव, यहाँ पे भारतीय किसानों पर सर्वे, ये सारे पॉइंट लिख देना है। जितना आपको समझ में आएगा जितना पर लिख देना। इसमें भी पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, बिखरी हुई समस्या, ये भी पॉइंट है। और इसमें भी पॉइंट है, 1 नंबर में सिंचाई के लिए पानी की कमी, ये पॉइंट देकर 5 समस्या लिखना है। 3 समस्या हो गया। और चौथा समस्या यहाँ पे देखते हैं, मृदा अपरदन है। इसका समस्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप खुद से भी देख सकते हैं, हम दिखा दिए, आराम से देखकर लिख लेना, वीडियो को रोक करके, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें, ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। 5वां की लास्ट पॉइंट लिखना है, क्या, सरकारी योजनाओं का असफल क्रियान्वयन, ये लिख देना है। पॉइंट याद करके इस तरह करके आपको लिखना है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा दिए हैं बढ़िया से। अब 5 समस्या यहाँ पर दिया हुआ है, किसान की कृषि की मुख्य समस्या, मुख्य कृषि की पानी की कमी, छोटी और बिखरी हुई भूमि, तीसरा नई पीढ़ी में रुचि का अभाव, चौथा मृदा अपरदन, 5वां सरकारी योजनाओं का असफल क्रियान्वयन। अब है आज का अंतिम और लास्ट की बात। भारत में नहीं, अंतिम से सेकंड अंतिम है, यहाँ पे देख सकते हैं, विकास सड़कों की। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करना। बात करें सड़कों की भूमिका निम्न प्रकार है, यहाँ पे पॉइंट में लिख देना है। बाद में कुल यात्री का परिवहन 85% सड़क परिवहन पर निर्भर है, ये ध्यान रखना है। कुल माल परिवहन का 70% से अधिक सड़क परिवहन पर निर्भर है। भारत में छोटी दूरियों यातायात के लिए सड़क परिवहन सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गांव को शहरों से जोड़ने का 12मासी परिवहन तंत्र है, जिससे कृषि उपकरण, खाद आदि गांवों तक पहुंचाया जाता है। बात करते हैं, सड़क परिवहन द्वारा कृषिजात उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें खराब होने से पहले बेचा जा सके। अब बात करते हैं, सड़क परिवहन द्वारा भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। सड़क परिवहन द्वारा भारतीय सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी, दुर्गम क्षेत्र यात्री विकास होता है। वही बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह के पॉइंट देके आपको लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है। इसे एक पेज में कम से कम लिखना, 5 नंबर का है। वही बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आज है लास्ट
लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में मानचित्र बनाइए, भारत का मानचित्र बनाइए और गीत को प्रदर्शित कीजिए। हैदराबाद, कन्याकुमारी, गया, जयपुर और गोदावरी नदी ये प्रदर्शित करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रदर्शित कर दिए। आपको भी मैप बना के प्रदर्शित करने हैं। इस तरह के मैप बना लेने हैं या ध्यान से रखना है। तो हम मैप बना दिए हैं, आराम से इसको बना लेना है इस तरह करके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जयपुर है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे गया है, बिहार का गया फेमस है, यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे यहाँ से गोदावरी नदी बेसिन है तो लिख दिए गोदावरी नदी बेसिन किस तरह लिखना है। और हैदराबाद यहाँ पे है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और वहीं पे कन्याकुमारी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन बनाता है। कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है जहाँ की 3 समुद्र मिलते हैं। यहाँ पे ये अरब सागर है, इधर अरब सागर हो जाता है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो जाता है। बंगाल खाड़ी, ये ध्यान रखना है, ये बंगाल की खाड़ी हो जाता है। और नीचे में क्या होता है, ये नीचे में, ये यहाँ नीचे में हिंद महासागर हो जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर हो जाता है। ये तीनों समुद्र का ट्रांजैक्शन है, ये ध्यान रखना। कभी कभी पूछ सकता है कौन सा जगह तीन समुद्रों को छूती है, तो ये कन्याकुमारी, ये देखना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह आज की प्रश्न श्रृंखला, अद्भुत प्रश्न उत्तर की श्रृंखला बहुत ही मज़ेदार और शानदार लाजवाब लगा होगा। तो ज़रूर वीडियो को के नीचे कमेंट करें कैसा लगा आज का वीडियो। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन का एनालिसिस कराना हो तो प्रैक्टिस सेट का ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।